हाँ, तो इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी आप स्टूडेंट्स को मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। और जिनका जो भी डाउट हो वो सारे के सारे अपने चैट पर हमें अपना डाउट लिखकर भेज सकते हैं। वॉइस इज नॉट कमिंग, किसकी वॉइस नहीं आ रही है आपको? क्योंकि मेरी वॉइस चल रही है एंड हितेन की भी ऑन है, बाकी सबकी वॉइस जो भी है आप लोग एक बार कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ चलिए हितेन तो आ जाइए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस सर। हाँ तो हितेन आप ऐसा कीजिए, आप अपना ईयर प्लग्स निकाल दीजिए क्योंकि आपके ईयर प्लग्स के साथ वॉइस बहुत ज्यादा कम आ रही है। ओके सर। हाँ एम आई राहुल, ऑडिबल सर? अब आप ऑडिबल भी हैं और आप विजिबल भी हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए शुरू करते हैं हितेन। तो मैं उसी सवाल को दोबारा से ले जाना चाहूंगा जैसे हमने पहले बातचीत की थी। तो हितेन आप हमें सबसे पहले अपने बारे में बताइए, अपना पूरा इंट्रोडक्शन बताइए, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, और एसएससी का अपना जितना भी आपका पूरा एक्सपीरियंस है या आप कैसे सेलेक्ट हुए, क्या पे स्केल था, उन सब के बारे में डिटेल में आप एक एनालिसिस कर दीजिए बच्चों के लिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। सारी बातें होंगी साईं, एक बार आप बस सुनते जाइए, मैंने वही बात बोली है। तो एक बार आप स्टार्ट कीजिए हितेन। सर, मैंने जैसे पहले बताया, मैं मेरी प्राइमरी स्कूलिंग और 12th तक स्कूलिंग सारी गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। उसके बाद मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बीटेक किया है। 2011 में मेरा बीटेक हुआ था। 2011 से 2013 के पीछे मैंने 2011 से 2012 के पीछे मैंने 2 साल जॉब की है, प्राइवेट जॉब की है। उसके बाद मैंने गेट प्रिपरेशन स्टार्ट की फॉर द क्रैश कोर्स इन द मंथ ऑफ नवंबर, और मेरा पेपर था 6 फरवरी को पेपर था मेरा। तो ये सारी बात 2011 की चल रही है। मैंने अपने आप को कमरे आपकी में 2 महीने के आपका लास्ट। वीडियो प्रोफाइल में शायद कुछ इशू है, आपके वहाँ नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है शायद। मेरे यहाँ सर। हाँ देख लीजिए, थोड़ा सा अटक रहा है। ओके सर, जस्ट अ सेकंड प्लीज। हाँ कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आराम से। तब तक हम आपका वीडियो प्रोफाइल ऑफ कर देते हैं। तो जिसके जो भी डाउट हो आप अपने डाउट्स जरूर लिखते रहिएगा यहाँ पर, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपका जो भी डाउट्स है उनको केटर कर सकें। एंड जितने लोग लाइव हैं वो एक बार जरूर यस सर बोलें, ताकि हमें ये भी पता चले कितने लोग अभी और इस समय बैठे हैं यहाँ पर। राहुल, आपके अभी जो इशू है वो ठीक हुआ या नहीं, मैं बस इतना जानना चाहूंगा। राहुल, आपको मैं ऑडिबल हूँ या नहीं, आपको हम लोग ऑडिबल हैं या नहीं? यस, यू कैन एक्सपेक्ट आरआरबी एसएससी एग्जामिनेशन, उसी के बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर। तो आप टेंशन मत लीजिए रवि, मैंने इसके बारे में सर हाउ टू प्रिपेयर एग्जाम व्हाइल डूइंग जॉब ऑफ, ये सेम बात आप इनसे पूछिएगा क्योंकि ये भी इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात ये भी जानते हैं और इसके बारे में ये काफी डिटेल में हमें बताएंगे। ठीक है, तो आप अपना वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप अपनी लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। यस सर। एम आई ऑडिबल सर? हाँ आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, तो अब अपनी बात आप कंटिन्यू कीजिए जो बता रहे थे अपने बारे में। हाँ सर, उसके जब मैंने बट आई वाज जमशेदपुर मिल रहा था, बट मेरी फैमिली मुझे नहीं जाने देना चाहती थी। तो मैंने अपने यहाँ पे ही गवर्नमेंट कॉलेज से एमटेक किया और साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। और मेरा सबसे पहले एग्जाम था एसएससी, जो मैंने पहली बार भरा था किसी जॉब के लिए, एसएससी सीजीएल, जो कि मैं देने भी गया था भरतपुर में। और वो पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ था क्योंकि मेरा पहला पेपर था। उसके बाद जब पता चला कि वो पेपर ही लीक हो गया है, तो पेपर कैंसिल हो गया। तो मुझे लगा कि शायद ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब किया जाए। तो उसके बाद मैंने अपनी रेगुलर प्रिपरेशन स्टार्ट की। पैरेलली मैंने एसएससी जेई की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी, दोनों टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों। तो उस टाइम
ये था कि मेरा एसएससी सीजीएल में प्री क्लियर हुआ, 125 मार्क्स मेरे आए। हम्म, तो और इधर मैंने एसएससी जेई की तैयारी भी शुरू कर दी थी काफी ज्यादा। हम्म, तो मेरा जो एसएससी का फॉर्म आया था 2014 में, हम्म, वैकेंसी 2014 के अगस्त या सितंबर में आई थी। तो हमने वो फॉर्म भरा था, उसका एग्जाम हुआ था 7 दिसंबर एंड 14 दिसंबर को। हमारा बोर्ड था आरआरबी चंडीगढ़। हम्म, तो इट वाज, आप कहें ये हम कह सकते हैं कि वो पेपर जो था कम्प्लीटली डिफरेंट था, क्योंकि उसके लिए प्रिपरेशन के लिए खासी मेहनत करनी पड़ी थी। क्योंकि उस टाइम जो पेपर एसएसई और एसएससी जेई वगैरह का होता था, आरआरबी जो रिक्रूट करती थी, उसमें सिलेबस काफी कॉमन हुआ करता था। अभी जो सिलेबस आता है, अभी सिलेबस आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस एप्टीट्यूड प्लस आपका रीजनिंग। लेकिन रीजनिंग। उस तो टाइम जो ये सिलेबस बात हुआ एक करता एक था। सेकंड में रोकना चाहूंगा बच्चों को, ये बात आप लोग नोट कर लीजिएगा। आरआरबी एसएससी की जब हम बात कर रहे हैं, एसएसई की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो पहले जो एग्जामिनेशन हुआ करता था वो आपका एसएससी सीजीएल के पैटर्न पे हुआ करता था, यानी कि वहां पे जीके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, ये मेजर पोर्शन रहा करते थे। और अभी जैसे बता पा रहे हैं हमें हितेन कि अभी जो चेंज आया है वो क्या है, अभी प्योर टेक्निकल बेसिस आपका पेपर होता है। मतलब यहाँ पर आपको टेक्निकल विद योर रीजनिंग एंड विद योर इंग्लिश, इस पूरे पोर्शन को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये एक बात है जो काफी बच्चे मुझे सवाल पूछ रहे थे कि सर इसका पेपर पैटर्न कैसा हो सकता है। तो पेपर पैटर्न के बारे में इन्होंने हमें एक छोटा सा हिंट दिया है। आगे मैं चाहूंगा कि और बातें हमें डिटेल में बताएं नितिन। हाँ जी नितिन बोलिए। सर जो हेलो। सर एक्चुअली जो 2014 का पेपर पैटर्न था, एडिशनल इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल एंड कंप्यूटर साइंस आल्सो इंक्लूडेड, अच्छा। वो भी आते थे उसमें। उस समय तो तक। उस समय तो उसको कह सकते हैं आप, जनरल हम्म, इंजीनियरिंग भी आती थी। तो हम्म, जनरल इंजीनियरिंग के लिए हमने उस टाइम बुक खरीदी थी, वो बुक्स आज भी मेरे पास है। शायद आरबी गुप्ता की बुक थी। हम्म, उससे हमने काफी स्टडी की, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी की, उसमें मैकेनिकल भी था, उसमें इलेक्ट्रिकल भी था, उसमें कंप्यूटर्स भी था। हमने काफी हम्म, स्टडी की, नोट्स बनाए और हम पेपर देने चले गए। तो हम्म, वो, अब वो हमारा एक तरह से सेकंड पेपर था एसएससी, रेलवे एसएससी का, आफ्टर सीजीएल। हम्म, और सेम टाइम कि उसी टाइम के दौरान हमारा एसएससी जेई का पेपर भी था 2015 14 के लास्ट में। तो हम्म, जब दोनों का रिजल्ट आया, तो मैं दोनों का रिजल्ट सेम डे आया था। आरआरबी एसएससी और एसएससी जेई दोनों का रिजल्ट सेम डे आया था, और दोनों में मैं क्वालिफाई था। तो बहुत बढ़िया, फैमिली तो मेरी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। खुश थी। यस सर। और सर एक और अच्छी खासी बात है कि मैं क्या कहूँ, कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चंडीगढ़ में था, और मेरा एसएससी जेई का इंटरव्यू भी चंडीगढ़ में था। उस टाइम इंटरव्यू हुआ करता बहुत था। बहुत लकी हो आप। वरना इस और बार सर तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिनका एक दिन एनपीसीआईएल का इंटरव्यू 8 तारीख को रहा, 9 या 10 तारीख के आसपास उनका शायद एचएएल का पेपर था। इस तरीके से रहा कि लोग बेचारे जोधपुर और क्या बोलते हैं हमारा ये दिल्ली, यहाँ से वहां 2-2 दिन का सफर कर रहे हैं, कभी दिल्ली से जोधपुर, कभी जोधपुर से दिल्ली ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन आपके केस में बड़ी अच्छी किस्मत निकली आपकी, एक ही जगह पे दोनों सेंटर निकल गए। यस सर। और उस टाइम मेरा एक ही दिन का डिफरेंस था। मेरा 27 को तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था एसएससी रेलवे का, और एसएससी जेई का मेरा इंटरव्यू 29 को था। तो ओके। ये मेरे दोनों एग्जाम्स थे सबसे पहले जो क्वालिफाई हुए थे। हालांकि मैं मेरिट में एसएससी जेई में नहीं सिलेक्ट हो पाया था, लेकिन रेलवे एसएससी में मैं सिलेक्ट हो गया था। सिलेक्ट हो गए थे। हाँ। बट टाइम गैप सर बहुत था, क्योंकि मार्च में रिजल्ट आया था और फाइनल लिस्ट अक्टूबर में आई थी। अक्टूबर में आई थी, ओके ओके। हाँ, आरआरबी का तो वैसे भी, अगर आरआरबी और अगर हम लोग ऐसे कहते हैं, वो 2 एग्जामिनेशन होते हैं, एक तो राजस्थान में। उसके हाँ, आपके शायद वीडियो में बहुत ज्यादा इशू है। मुझे ऐसा लगता है आपके वहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा लो है। तो इसके बारे में, लेकिन हाँ, मैं 2 बातें बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा। पहली बात आप लोगों को जो समझ में आई होगी वो ये है कि ये जो एग्जामिनेशन है, ठीक है, इस एग्जामिनेशन में टेक्निकल पॉइंट हमें याद रखना है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद योर टेक्निकल नॉलेज।
सेकेंड थिंग जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, जो बहुत अच्छे से समझ में आ भी गई होगी, वो ये है कि यहाँ पर ये आरआरबी के अंडर में होता आया है और आगे भी आरआरबी के अंडर में होने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, अब तीसरी चौथी बात के बारे में जैसे एक दो बच्चों ने और भी सवाल पूछा है, तो मैं चाहूंगा हितिन एक बार आप अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी को वापस से चेक करें। तब तक मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो जॉब है जो आप कर रहे हो एसएससी के साथ, ओके सर। मुझे पता है आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करी थी, तो आपने एसएससी और इंजीनियरिंग सर्विसेज को एक साथ कैसे मैनेज किया? हेलो मैंने वही बात बोली, सर। देखो एक्चुअली मैंने वही सवाल पूछा है अभी साईं, अब एक एक करके सवाल पूछा जाएगा ना यार, मैं कैसे अभी एकदम से जंप मार लूं। हाँ, तो अब जो मेरा सवाल है आपसे वो ये है कि अभी आप एसएससी एज एन इंजीनियर लगे हैं, आप वहां पर एसएससी में काम कर रहे हैं, तो वहां के साथ जो आपकी जॉब टाइमिंग रहती है उसके साथ आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की लास्ट ईयर प्रिपरेशन कर रहे थे, मैं जानता हूँ आप मेरी क्लासेस में भी आते थे, तो वो आप कैसे मैनेज कर पा रहे थे, जरा उसके बारे में भी एक बार बच्चों को बताइए, फिर हम लोग एसएससी के अंदर और डेप्थ में बातचीत करेंगे। बताइए हितेन, मैं आपसे जानना चाहूंगा। सर एक्चुअली जॉब। हाँ साई, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। हाँ, आप बताइए। हाँ सर, मैं यही कह रहा था कि अगर आप बड़े स्टेशन पे हैं तो जॉब के साथ तैयारी करना बहुत मुश्किल है। अगर आप रेलवे एसएससी हैं, अगर आप रेलवे एसएससी नहीं हैं और आप जॉब के साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहला मेरा सजेशन ये होगा कि आप ब्रीफ नोट्स हमेशा अपने बना के रखें। और ओके। जब भी whenever you get time, open your notes and do study, maybe in the starting of the working hours, in the lunch time, or at the time of leaving the office. ऑफिस, तो ये ओके। आपके 3 टाइम है। आप इसमें आप अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आप रिवीजन कर सकते हैं, वहां पर स्टडी नहीं कर सकते। हम्म। तो स्टडी तो आपको वही आपको रात में ही करनी पड़ेगी, जो आपका सूटेबल टाइम है, 9 to 11 है, 9 to 12 है, या 10 to 12 है। और अगर आपको मॉर्निंग शूट करता है तो मॉर्निंग आपके लिए बेटर है। बेटर है। तो ये बात जैसे इन्होंने भी बिल्कुल सही बात बोली है, आज मैं भी आपको बोलना चाहूंगा कि मैं भी अभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मेरी टीचिंग तो चल ही रही है, साथ साथ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी चल रही है। तो एक बात याद रखिए, डेडिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको अपना टाइम लिमिट खुद को डिसाइड करना होगा। अगर आपको ये जॉब अच्छी नहीं लगती, व्हाटसोएवर भी द जॉब, अभी आप जहां पर भी काम कर रहे हैं, तो एक बात याद रखिएगा, जॉब कहीं पर भी आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे। यहाँ पर एसएससी की पोजीशन पे ये काम कर रहे हैं, मैं ओएनजीसी में काम कर चुका हूँ, मैंने और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ाया है, कई सारे एग्जामिनेशन क्रैक किए हैं। मैं भी ये बात जानता हूँ कि जब हम लोग किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, हम हमेशा एस्पायर करते हैं वहां से ऊपर जाने की। ठीक है, और वहां से ऊपर जाने पर समझ में आता है कि नीचे वाली पोजीशन ज्यादा अच्छी थी, वहां हम ज्यादा सुखी थे। तो ये आपको बाद में बहुत चीजें दिखाई देंगी। लेकिन एक बात याद रखिए, जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या जब भी किसी एग्जाम के लिए एस्पायर कर रहे हैं, आपको अपना टाइम टेबल खुद सेट करना होगा। हम आपको यहाँ पे ये बता सकते हैं कि हमारे पास 3 टाइम स्लॉट अवेलेबल हैं। एक जब आप शाम को अपने घर पहुंचोगे तब, एक अब जब आप सुबह अपने कॉलेज अब जहाँ पे भी जा रहे हैं वहां जा रहे हो उससे पहले का समय, और एक लंच टाइम का जो समय होता है, जिसमें लंच टाइम का समय मेजरली आप सिर्फ 2 ही चीजों में यूज कर सकते हो, या तो क्विज देने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में जो कि आप अपने मोबाइल पे सॉल्व कर पा रहे हो, या फिर तीसरा अगर मैं बोलूं अपने किसी टॉपिक के रिवीजन में, आप वहां पे डिटेल स्टडी नहीं कर सकते। अब एक सवाल बहुत पूछा जा रहा है वैकेंसी के बारे में, राहुल पूछ रहे हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी, इसके लिए बता दो। देखो राहुल, एक छोटी सी बात, पहली बात तो ये कि ये भी एक एसएससी में एक वहां पर काम कर रहे हैं, ये वहां पर एक कर्मचारी हैं, इनके पास सिर्फ आइडिया हो सकता है कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी और कितनी बन सकती है, लेकिन ना ही ये भी टेंटेटिव डेट आपको बता सकते हैं कि इतनी वैकेंसी निकल के आएगी, ना मैं बता सकता हूँ। तो अगर आप सिर्फ इसीलिए जुड़े हैं या कोई भी सिर्फ इसीलिए जुड़ा है, तो मैं उससे माफी चाहूंगा कि आपका मैंने काफी लंबा समय यहाँ पर वेस्ट कर दिया। ठीक है, वेयर आर यू पोस्टेड, तो इन्होंने जैसे बताया ये पोस्टेड अभी शायद चंडीगढ़ में है, राइट? आपकी पोस्टिंग नो चंडीगढ़ सर, में है? मैं कंस्ट्रक्शन हेडक्वार्टर दिल्ली कश्मीरी गेट में पोस्टेड। अच्छा, ये दिल्ली कश्मीरी गेट में पोस्टेड है, ठीक है, दिल्ली कश्मीरी गेट में पोस्टेड है। मेरा एक और फ्रेंड है, वो DFCGIL में है, DFFCIL में है,
ठीक है, तो वो भी अभी दिल्ली में ही पोस्टेड है, अभी तो सब इंस्पेक्टर वो बन चुके आईटीओ हैं। में है सर, वो हाँ आईटीओ में है उसका, हाँ आईटीओ हाँ, पे हेडक्वार्टर। आईटीओ में है वो, वहां पर भी है। मैं उनसे भी आपकी एक मीटिंग करवाऊंगा, तो आपको वहां पे भी पता चलेगा कि वहां पर कैसे जाना है उसके बारे में। तो ये बात है। और वैकेंसी के बारे में आप अगर कुछ बताना चाहते हैं बच्चों को कि इसके लिए कैसे प्रिपरेशन की जाए, हाँ, इसके बारे में पूरा डिटेल में आप बताइए। वैकेंसी कैसे पूरे इंडिया की एक साथ आती है, जोन वाइज वैकेंसी आती है, जैसे आरआरबी हमेशा से निकालते आया है। आरआरबी हमेशा जोन वाइज वैकेंसी निकालता है, जैसा हमने सुना है। तो अगर आरआरबी के अंडर आएगा तो ये जोन वाइज निकलेगी। क्या ये इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर एसएससी का रिक्रूटमेंट हो सकता है? आपके, अगर आपको अगर ऐसा कुछ पता है तो। तीसरी और आखिरी चीज, क्या पे स्केल रहता है, उसके बारे में भी एक डिस्कशन कर लो, क्योंकि एट दी एंड बच्चे को पैसा सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो मैं चाहूंगा आप इन बारों में भी बातचीत कर लें थोड़ा बहुत। हम आपसे एग्जैक्ट सैलरी फिगर नहीं चाहते, क्योंकि हमें पता है कि वीडियो जब जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप हमें वो ब्रैकेट वगैरह थोड़ी चीजें बता सकते हैं। यस सर, पहली बात तो सर वैकेंसी की करते हैं, तो हम जानते हैं कि पिछले 1.5 साल से एसएससी की वैकेंसी को बंद किया हुआ है। हम्म। अभी फिलहाल रेलवे बोर्ड का लेटर आया है कि फिर से एसएससी की वैकेंसी को ओपन किया जाए। हम्म। तो ये एक होप है, और ये हम कर्मचारियों के अंदर भी होप है कि शायद अब एसएससी की रिक्रूटमेंट होगी तो शायद हमारा वर्क डिवीजन होगा, हमारे ऊपर थोड़ा लोड कम होगा मे बी। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है, बट मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि ऐसा हो भी सकता है, बिकॉज अभी तो मोदी गवर्नमेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के फेज में काम कर रही है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस लेटर के हिसाब से कि हाँ, अब आने वाले 6 से 8 महीने हम ये सोच ले कि शायद एसएससी की वैकेंसी आएगी, तो अगले 1 साल में हो सकता है हमारा एग्जाम हमको देखने को मिल जाए। और दूसरा सर, एसएससी का ईएससी से लिंक करना वो पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि वहाँ एसएससी यूपीएससी, ग्रेड ग्रेड ए वैकेंसी है कि ग्रेड बी वैकेंसी है? एसएससी सर ग्रेड सी वैकेंसी है। अच्छा, ग्रेड इट सी इज द वैकेंसी। इट इज द ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट वैकेंसी विच इज सी ग्रेड इन ओके टेक्निकल डिपार्टमेंट। ओके सो ओके। अभी अभी एफर्ट्स चल रहे हैं कि इसको भी गैजेटेड किया जाए, बट एफर्ट्स मेरे हिसाब से लगता है नहीं है कि अभी 2-3 साल में हम एक्सपेक्ट कर सकें, लेकिन संघर्ष जारी है सर। हालांकि अभी बोर्ड ने जैसे कि बताया है कि उन्होंने कुछ मांगों की तरफ ध्यान दिया है कि एसएससी का पे स्केल बढ़ाया जाए। बढ़ाया जाए। पे स्केल बढ़ाया जाए वो उस तरह से कि अभी हमारा जो इनिशियल जो एंट्रेंस है लेवल 7 में है, ग्रेड पे 4600, और हमारी इनिशियल पे है जो बेसिक पे है 44,900, 44,900 ₹900 है। ओके। आफ्टर डेट। उसके बाद हमारे अलाउंसेस हैं, हमारे सैलरी का मेजर पार्ट जो होता है अलाउंस ही होता है अच्छा। एक्चुअली। मैं जैसे एक्स सिटी में रहता हूँ, XYZ सिटी में रहता हूँ, तो यहाँ पे एचआरए का डिवीजन होता है कि एक्स सिटी में रहने वाला 24% एचआरए लेगा, वाई में रहने वाला 16% लेगा, जेड में रहने वाला 8% लेगा। तो मैं अभी एक्स सिटी में हूँ, दिल्ली में हूँ, तो मेरा एचआरए जो है अभी 27% है। तो आप लगाइए कि मेरा बेसिक जो है 52,000, 52,000 है, उसके ऊपर 27% का 27%। आपका एचआरए है। उसके बाद 28% का डियरनेस अलाउंस, उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो मेरी ग्रॉस 85 क्रॉस कर जाती है सर। ये ये आप मेरा सुन सकते हैं कि बहुत प्यारी वैकेंसी है ये, काफी अच्छा सैलरी पे पैकेज यहाँ पे मिलता है। हाँ, काम बहुत ज्यादा है क्योंकि ग्रेड सी वैकेंसी है। इसके बाद सीधा लेबर क्लास ही आ जाता है ग्रेड डी वैकेंसी के अंदर। तो ये मान सकते हैं कि आप पर जो वर्किंग लोड होगा वो बहुत ज्यादा होगा। मैं ये मान सकता हूँ सुपरविजन का काम आपका सबसे ज्यादा होगा, जो मैं ये बात सुपरविजन। यहाँ पे समझ पा रहा हूँ आपसे। ठीक है। एसएससी हाँ का अपना चार्म है सर, अपने हाँ, काम बिल्कुल। करवाने का अपना चार्म है सर। काम। एसएससी में आपको पूरा सीखने को मिलता है, हम्म क्योंकि पूरी कंट्रोल डीलिंग आपकी लोअर क्लास वाले एम्प्लॉयज से है। हम्म आपको आपके शायद हो सकता है कि जैसे कि मैं हूँ, मेरे साथ 2 जेई हैं मेरे अंडर में, तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं, हम्म। तो उनसे डील करना है, फिर उनको भी सिखाना है कि नीचे वालों से कैसे डील करना कैसे है। काम करना है। तो एक अच्छा वो है सीखने के लिए। और हम्म। अगर आपने 5 साल एसएससी की जॉब कर ली, तो आप समझिए कि आप हर चीज में मास्टर हो, आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। वैसे तो इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एसएससी बन के भी बहुत कुछ किया जा सकता है आगे चल के। बात तो सही है।
देखो एक बात समझो, जैसे एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर ग्रुप सी से ग्रुप ए में कैसे जाया जाता है, कितना समय लगता है, तो याद रखना प्रमोशन ऑलवेज जो है वो हमेशा टाइम बाउंडेड होता है। तो अगर हम लोग ये माने तो 5-5 10 साल 10 साल तो आपको मिनिमम लगेंगे। ग्रुप सी में मेरे हिसाब से एसएससी एक अपर पोस्ट आती है ग्रुप सी के हिसाब से। तो अगर आप तो एसएससी से, हाँ टॉप मोस्ट पोस्ट है, तो अगर आप यहाँ से अगर आए हायर लेवल पे जाएंगे तो हम लोग ये मान सकते हैं कि यहाँ से ग्रुप बी में जाने में आपको तकरीबन 5 से 10 साल का समय लगेगा। यानी कि ग्रुप ए तक पहुंचते पहुंचते आप ये मानिए आपको 20 साल का समय लगेगा ग्रुप ए तक पहुंचते पहुंचते, ऐसा मेरा अनुमान है। इसके बारे में यहाँ पर सर मैं पूछना हाँ, चाहूंगा मैं सर कि से भी जो जानना हम, चाहूंगा। ये सर ये जो ग्रुप सी टू ग्रुप बी जो जाते हैं हम लोग, इसमें जो 5 साल की जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है कि आपको पहले तो 5 साल उस लेवल में बिताया हुआ होना चाहिए। हम्म, या तो जैसे जेई होते हैं हमारे यहाँ लेवल 6 में आते हैं, ग्रेड पे 4200 हम्म, 4200, एंड एसएससी जो है ग्रेड पे 4600 आते हैं, बेसिक 44,900 रुपीज। तो अगर आप 5 साल एज ए एसएससी या 5 साल एज ए जेई अगर बिता लेते हैं, देन हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं एज अ ग्रुप बी एग्जाम देने के लिए। हम्म, और अगर हम लोग वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, देन वी आर ग्रुप बी एम्प्लॉय, फिर हमारा प्रमोशन चलता रहता है। फिर थोड़ा हम्म, उसके बाद फेज मैनर में थोड़ा सा आ जाता है कि 8 साल 10 साल के बाद आप ये हो जाएंगे। उसके बाद जैसे कि हमने देखा है बहुत से लोगों को, एसएससी को डिप्टी बनते हुए भी देखा है, चीफ बनते हुए भी देखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका फर्स्ट जो हेडल है, अगर आप उसको पार कर जाते हैं 5 साल वाली जो है, उसके बाद जो आप एलडीसी का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर प्रमोशन एस्पेक्ट काफी अच्छे हैं। काफी अच्छा हो जाता है। बट कंपेयर टू यूपीएससी प्रमोशन एस्पेक्ट बहुत कम है बहुत उसके कम रहता है। कंपैरिजन में। तो वो टाइम बाउंड होता है, यहाँ टाइम बाउंड नहीं होता टाइम है। बाउंड यहाँ नहीं आपकी होता। वैकेंसीज परफॉर्मेंस पे भी निर्भर देती करता है, वैकेंसी मैटर करती है, एग्जामिनेशन की फ्रीक्वेंसी मैटर करती है कि है। एग्जामिनेशन यस कितने सर। समय के बाद हो रहा है। ओके, तो ये एग्जामिनेशन बाउंडेड यहाँ पर भी आपको ऐसा है, जैसे कि हम लोग अगर मैं बात करूं जैसे बीएसएफ हो गया या फिर आर्मी हो गया, तो आर्मी में सैनिक लेवल से ऊपर जाने के लिए आपको एग्जाम राइट करना पड़ता है। बिल्कुल सिमिलर, अगर हम सिमिलर वे में माने तो यहाँ पर भी एसएससी यानी कि ग्रुप सी से आपको ग्रुप बी में जाने के लिए एक बार फिर से 5 साल बाद एग्जामिनेशन फाइट करना पड़ेगा, तभी आप ग्रुप बी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, और कुछ सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। जैसे कि सर यू आर फ्रॉम मैकेनिकल, ये मैकेनिकल ब्रांच से ही है, ठीक है, ये मेरे से रिन्यूएबल पढ़ने आया करते थे, मुझे आज भी याद है हमारी क्लासेस में काफी अच्छा डिस्कशन हुआ करता था हमारा रिन्यूएबल पे। सो ये बात है। आगे की अगर बात करें तो और कुछ बच्चों ने पूछा है, हाँ सर आपको मेडिकल फैसिलिटीज कैसी रहती है, इसके बारे में जरा। मेडिकल फैसिलिटीज रेलवे की बहुत अच्छी हैं। टॉप क्लास है बस वो तो। क्योंकि मेरी डिपेंडेंट मदर हैं जो मेरे हम्म, पे डिपेंडेंट हैं, उनका ही मैंने 2-3 बार इलाज करवाया है, और बहुत इजीली हो जाता है, ऐसा नहीं है। बट गवर्नमेंट का आपको पता है कि गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स हैं और जो तरीका है वो उसी तरह का चलता है। पर्टिकुलर आपको बुलाया जाता है। प्राइवेट की तरह नहीं है कि आप, प्राइवेट में तो क्या होता है कि आप पूरा पैसा खर्च करो और एक दिन में सब कुछ करवाओ। यहाँ फेज मैनर में होता है हम्म, कि मान लो आपका ब्लड टेस्ट होना है, तो आज ब्लड टेस्ट होगा, 2 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी, उसके बाद आपको दिखाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको एक डेट दे दी जाएगी जिस दिन आपको ऑपरेशन वगैरह है, कुछ मेजर अगर ऐसा हम्म, कुछ है तो। बाकी मेडिकल फैसिलिटीज में मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब कि मेडिकल, रेलवे टॉप क्लास है मेडिकल के मामले में। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस है कि मेरा एक टेक्नीशियन था, हम्म, ही वाज अ कैंसर पेशेंट। हम्म, एक्चुअली वो काफी टाइम से कैंसर से सफर कर रहा था, और उसका पूरा खर्चा जो है रेल बियर कर रही थी। रेल भी दिया इवन करते जब उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थी, जो हम कहते हैं अर्न लीव्स कहते हैं हाँ, जिन्हें, या सिक लीव्स कहते हैं, सिक मेडिकल लीव्स लीव्स कहते हैं। कहते हैं, तो भी उसके बाद भी गवर्नमेंट ने उसको पर मंथ 10,000 की जो हेल्प की। ये हम्म, फैसिलिटी है रेल में कि आप अगर आपके पास लीव्स अवेलेबल नहीं है, तो आपका घर खर्च चलाने के लिए आपको 10,000 रुपये महीना रेल देगी। रेल दे दी। और दूसरा, मेडिकल फैसिलिटीज औसम है। मैंने अपनी मम्मा का 2 बार ऑपरेशन करवाया हुआ है, तो मुझे पता है कि ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। बट आपको थोड़ा ये एक्सपेक्ट करना चलेगा कि यहाँ सिस्टम थोड़ा सिस्टम थोड़ा कागजों सा पे चलता है। थोड़ा सा स्लो है। तो ये तो यहाँ के इनकी इन बातों से आपको ये समझ में आएगा क्यों आईआरएमएस की मांग इतनी ऊपर चल रही है, क्योंकि बच्चों को, टीचर्स को, सबको पता है रेलवे इज अ टॉप नॉच मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, आप अगर वहां पहुंच जाते हैं तो आपकी लाइफ लिटरली सेट है, आपकी, आपके परिवार की।
लाइफ पूरी तरीके से सेट है, ठीक है। और ये बात बहुत लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं, और जो जो लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो ये बात जानते हैं कि रेलवेज क्यों अभी इंडिया की बेस्ट, अगर हम लोग बोलें तो बेस्ट वर्किंग फोर्स को लेके चलता है। ट्रेन में टिकट फैसिलिटी मिलती है क्या सर के लिए? ऑब्वियस सी बात है कि जब आप ट्रेन में, अगर आप ग्रुप डी में भी हैं तब भी आपको टिकट फैसिलिटी मिलती है, तो ग्रुप सी, ग्रुप बी और ग्रुप ए वालों को तो मिलती ही है। ऐसा कुछ, ये कोई पूछने वाला सवाल नहीं है हितेश। आगे बात करते हैं, आपने ज्वाइन कब किया था? तो इन्होंने बताया था कि हमने अक्टूबर 2014 के आसपास आपने ज्वाइनिंग करी थी, है ना? ये आपका अक्टूबर 2014 में मेरा सॉरी अक्टूबर 2015 में वो रिजल्ट आया हाँ था, रिजल्ट आया था, सेलेक्ट हो गए थे आप? जिसमें मैं प्रोविजनली सिलेक्टेड था। हाँ। एक तो मार्च में लिस्ट आई थी जिसमें वेटिंग और सारे वो थे। हम्म उसमें पता क्लियर नहीं था कि उसमें वेटिंग कौन है और प्रोविजनल कौन है। हम्म अक्टूबर 2015 में जो लिस्ट आई थी उसमें क्लियर था कि वेटिंग ये है और प्रोविजनल ये है। हम्म उसके बाद फरवरी 26 फरवरी 2016 को हमारा मेडिकल हुआ था हम्म, और 10th ऑफ मई को हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। 10th ऑफ मई joining, 2016 को हमारी ज्वाइनिंग। ओके। तो उसके बाद मुझे 5 साल हो गए हैं और 5 साल के बाद अब मैं 3 पास के लिए एलिजिबल हूँ कि 3 बार फ्री पास ले सकता हूँ टू एंड फ्रो कहीं भी जाने के लिए। तो पास की फैसिलिटीज अच्छी हैं, आपको कहीं जाना है तो फ्री पास मिलता है। ये तो 3 पास फ्री होते हैं आने जाने के लिए कहीं भी, आपकी 5 साल की सर्विस के बाद। 5 साल की सर्विस से पहले आपको सिर्फ एक पास मिलता है टू एंड फ्रो का। उसमें आपकी पूरी फैमिली इंक्लूडेड होती है, आपके डिपेंडेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। जैसे मेरे को पहले सिंगल पास मिलता था, मेरी फैमिली और मेरी मदर सब इंक्लूडेड थे। अब मुझे 3 पास मिलते हैं क्योंकि 5 साल मुझे पूरे हो चुके हैं, तो सेम फैसिलिटी मेरे को अवेलेबल है, वो बढ़ गई है 3 पास पे। दूसरा आगे यहाँ पे ये है कि अगर आप कहीं ड्यूटी पे जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन दूसरे स्टेशन जाते हैं तो आपको ड्यूटी पास दिया जाता है, फ्री पास दिया जाता है। आप उसमें रिजर्वेशन कराइए और कहीं भी जाइए। आपको ड्यूटी साइट ऑन साइट अगर आपकी साइट दूरी है, आपका रिजर्वेशन कंफर्म नहीं है तो आप एक रिक्वेशन दीजिए कि आप ऑन ड्यूटी जा रहे हैं और आपको टिकट कंफर्म करवाना है। तो 99% केसेस में वो सक्सेसफुल होता है कि हाँ टिकट कंफर्म हो जाता है। जैसे मैं भी जनरली जाता रहता हूँ तो वेटिंग ही मिलता है मुझे भी जनरली। लेकिन क्योंकि एज अ रेलवे एम्प्लॉय मुझे एक एडिशनल एडवांटेज है कि मुझे ऑन ड्यूटी है तो मेरे टिकट कंफर्मेशन के चांसेस ज्यादा होते ज्यादा हैं। रहते हैं। तो ये अब आप बात समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 पासेस फ्री मिलते हैं। 3 पासेस अब इन्हें फ्री मिल रहे हैं, जिसका मतलब ये अपने किन्हीं भी 2 फैमिली मेंबर को 2 पास और दे सकते हैं। एक पास पे ये खुद ट्रैवल कर रहे हैं तो जिसमें इनकी पूरी फैमिली इंक्लूडेड है, तो एक पूरी फैमिली जितने भी डिपेंडेंट है सबको पास देकर उनको फ्री में रेल ट्रैवल करवा सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में। आगे अगर बात की जाए तो एक सवाल पूछा गया है, सर यू आर वर्किंग इन ओपन लाइन CNW। सो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये RS जे ने पूछा है, तो आप एक बार इसके बारे में थोड़ा रोशनी डालना चाहेंगे? मैं सर ये बताना चाहूंगा कि सब जब 2014 में जो सिलेबस था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ENM कॉम्बाइन था। उसमें इलेक्ट्रिकल्स अगर मैकेनिकल्स कॉमन था। तो ओके। बिकॉज मेरा जो फॉर्म भरा गया था उसमें मेरा जनरल सबसे ऊपर था, टॉप टॉप पे था प्रायोरिटी में। और उस टाइम मुझे क्लियर नहीं था कि CNW में जाना है या जनरल में जाना है। तो मुझे जनरल लगा तो जनरल मैंने सबसे ऊपर डाला था और मेरी रैंक सेकंड थी उसमें तो मुझे जनरल ही मिला था। अब लेकिन जनरल जो है पावर सप्लाई का पार्ट है। ओके। तो पहले क्या होता था रेल में या फिर स्टेट में आप देखते होंगे ENM करके आता है, या पहले SSC JEE में भी ENM करके आता था, मतलब कि उसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल किसी में भी आपको डाला जा सकता है। तो मैं अभी फिलहाल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, ओके। CNW में नहीं हूँ। CNW में नहीं है, तो ये भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है। ट्रेन की टिकट मिलती है, ये तो जवाब दे ही चुके हैं सर। एज गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन आई शो टू एनी बिग प्राइवेट हॉस्पिटल एंड विल दे रीइंबर्स इट? अगर आप किसी, ये ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में अगर आप नहीं रिस्पॉन्ड करना चाहें तो कोई इशू नहीं है वैसे, पर अगर आप किसी नहीं सर, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा। ये मैं खुद के अपने उससे बता देता हूँ, जब मैं ONGC में मेरा रिक्रूटमेंट हुआ था, ONGC इज अ PSU, मेरी फैमिली को और मेरे डिपेंडेंट्स को और मुझे लाइफ टाइम के लिए अनलिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज मिली थी, जिसके अंदर अगर मैं, और इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। मेरे एक फ्रेंड है अनिरुद्ध सिंह गोहिल हैं, वो ऑल इंडिया रैंक 39 रह चुके हैं, ONGC में जॉब कर रहे हैं। उनके अभी फादर की रिसेंटली डेथ हुई थी,
1 साल तक वो कंप्लीटली मेडिकल फैसिलिटीज पर ही बेचारे जिंदा थे, ठीक है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है बात बताते वक्त, लेकिन उनका पूरा खर्चा ओएनजीसी ने उठाया, पूरा खर्चा। तो ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या पीएसयू में जॉब कर रहे हैं, आपकी मेडिकल फैसिलिटीज का आपको कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर आप काम करते हैं तो आपको 5 लाख रुपए तक का कवर ही मिलता है। यहाँ पर जो कवर स्टार्ट होता है वो 1.5 करोड़ से चालू होता है। कुछ पीएसयू 1.5 करोड़ देती है, जैसे एनपीसीआईएल वगैरह, एनटीपीसी वगैरह 1.5 करोड़ का आपको देती है कि आप इतना पर पर्सन खर्चा कर सकते हो मेडिकल फैसिलिटीज पे। और कुछ अच्छी बड़ी पीएसयूज हैं जैसे आईओसीएल, ओएनजीसी, ये आपको अनलिमिटेड कवर देती है। सेम अबाउट रेलवेज। हाँ, ये एसएससी में डायरेक्ट ज्वाइन है। अब मैं इनसे भी ये बात कंफर्म करवाना चाहूंगा कि ये बात, ये वो क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर। मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर सर। हाँ, तो अनलिमिटेड कवर है मेरे हिसाब से, तो आपकी यस सर, रेलवेज भी सेम अनलिमिटेड वही देता कवर है। है। मैंने एग्जांपल बताया, मेरे साथ का जो टेक्नीशियन था वो कैंसर पेशेंट था, उनका इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल से चल रहा था। तो उनके जो भी खर्चा था पूरा गवर्नमेंट ही बियर कर रही थी, उनको सिंगल पैनी खर्च नहीं करना पड़ा। उनकी फैमिली, आज वो नहीं रहे, पिछले महीने की बात है, वो गुजर गए, लेकिन उनकी फैमिली इस मामले में कर्जदार नहीं हुई कि मेडिकल फैसिलिटीज की वजह से वो कर्जे में आ गई। उनकी कर्जे में आ जाए। तो ये बात बिल्कुल इन्होंने सच बोली, जो बात मैंने आपको कही थी। आगे देखते हैं। सर, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स वी मे कमिट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम along with GATE engineering services? Please can you mention it with the solutions according to your experience even while giving this exam in examination hall? क्या क्या गलतियां हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ गेट की तैयारी भी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं, और फिर अब एसएससी का सुना है तो ऑब्वियस सी बात है दे विल प्रिपेयर फॉर एसएससी। तो क्या क्या गलतियां वो लोग कर सकते हैं, आप क्या क्या उन्हें गाइडेंस देना चाहोगे? सबसे बेहतरीन सवाल पूछा गया है वैष्णवी का, जो टू द पॉइंट भी है। यहाँ पर मैं सर बताना चाहूंगा कि जो रेलवे का एसएससी का सिलेबस है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू एसएससी जेई। एसएससी जेई की सिमिलर है, और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे चल के शायद लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तक तो लेवल नहीं बढ़ा था। जैसे कि हमने प्रीवियस पेपर्स देखे हैं, मैं एक्चुअली 2014 का पेपर दिया था, उसके बाद मैंने 2015 भी अप्लाई किया था। 2015 मैंने अप्लाई इलाहाबाद से किया था, तो वहाँ मेरा एसएससी नहीं क्वालिफाई हुआ था, लेकिन 2015 का मेरा जेई क्वालिफाई हुआ था, जो कि मेरा अजमेर में डीजल शेड में पोस्टिंग आई थी। क्योंकि मैं यहाँ पे पहले ही एसएससी था, तो मैंने वो ज्वाइन नहीं किया था। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सिलेबस के रिगार्डिंग तो आप वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द टेक्निकल। और दूसरा ये है कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है कि इसमें भीड़ ज्यादा होगी। जब जहाँ भी रेलवे की बात आएगी वहाँ भीड़ ज्यादा होगी, ये डेफिनेट है। ऐसी बात है। हाँ, तो इसमें आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे टेक्निकल तो सब स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, लेकिन एनालिटिकल में भूल जाएंगे वो सब कि हमें, उसलिए आपको एप्टीट्यूड अपना अच्छे से प्रिपेयर करना होगा और रीजनिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी। अभी तक तो शायद इंग्लिश नहीं थी इस एग्जाम में, अगर आगे शायद गवर्नमेंट इस पे प्लान कर सकती है, क्योंकि अब सारा काम ऑनलाइन हो गया है। आपको मैं क्लियर कर दूं कि सारा काम लगभग ऑनलाइन हो गया है। जो फाइल मूवमेंट थी वो भी अब ई ऑफिस के थ्रू ही रूट हो रही है। तो हम ये जो गवर्नमेंट फेस कर रही है, यही फेस कर रही है डिफिकल्टी कि कुछ बहुत लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता और थोड़ा इंग्लिश में भी वो वीक है। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे कि इंग्लिश पे भी फोकस करे, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन मेरा पर्सनल वो है कि इस तरफ शायद ध्यान दिया जा सकता है। दिया जा सकता है। ओके, तो ये बात हम लोग समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो रही है कि एसएससी जेई या आरआरबी जेई का जो लेवल होता है, उस लेवल के ऊपर ही ये एग्जामिनेशन रहेगा, उसी लेवल के बेसिस पे आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये अभी तक इन्होंने हमें जो पूरा एक गाइडेंस दिया है। और आरआरबी जेई और एसएससी जेई, आप कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये खुद अपने मुंह से इस बात को बोल चुके हैं कि सबसे पहले हमारा जो प्राइम फोकस होना चाहिए वो टेक्निकल पे होना चाहिए। और जहां तक की एक बात की जाए, टेक्निकल अगर आपका स्ट्रांग होगा तो नॉन टेक्निकल प्रिपेयर करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सर, आई हैव सीन दैट वर्किंग कल्चर इज वेरी पुअर इन रेलवेज। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि रेलवेज में वर्किंग कल्चर थोड़ा सा पुअर रहता है। इस सवाल पर आते हैं, पर पहले पुरानी वाली बात को कंप्लीट कर लें एक बार। देखो, एक बात याद रखो, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन योर टेक्निकल। अगर आप कभी भी जेई
या फिर ऐसे रिगार्डिंग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीके वहां पर आता है, लेकिन टेक्निकल हमेशा वहां मेजर पोर्शन रहेगा जो आपके सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार रहेगा। तो इस बात को याद रखो, टेक्निकल पे फोकस करो। अपने साल के 6 महीने टेक्निकल पे दे रहे हो, अगर 8 महीने बाद पेपर है, साल का 6 महीना टेक्निकल देके आखिरी के 2 महीने या 3 महीने अगर आप नॉन टेक पर भी दोगे तो शायद आपके पूरे पूरे चांसेस हैं आप एग्जामिनेशन क्रैक कर जाएं। इस बात को याद रखिएगा। अब आगे इस सवाल का जवाब अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं कि रेलवे का हाँ सर। वर्किंग कल्चर बहुत पुअर होता है। ये बात हमने देखी है, इन्होंने देखा है और हमने भी देखा है, लेकिन इंटरनल क्या होता है वो तो सर को पता है, वो ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे। सर इसमें मैं कहना चाहूंगा कि रेलवे का वर्किंग कल्चर पुअर नहीं है जैसा कि समझा जाता है। एक्चुअली रेलवे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा लोग जो है रेलवे में ही काम करते हैं, सबसे रेलवे में ज्यादा काम करते एम्प्लॉयमेंट देने वाला। हैं। और जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा शायद उतनी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, हो उतने सकती तरह है। के। और क्योंकि हमारा हमने आप जो हमने बीटेक के दौरान थ्योरीज पढ़ी हैं कि जो कि मैन पावर की थ्योरी है, जिसमें मैजलेस की थ्योरी है, उसमें फैक्टर बताए गए हैं कि आपको सभी तरह के एम्प्लॉय मिलेंगे, कामचोर भी मिलेंगे, आपको ज्यादा काम करने वाले भी होंगे, मीडियम वाले भी मिलेंगे, बिल्कुल। लेकिन लेना सबको साथ में चल के है। तो हम ये देखते हैं कि एक मछली तो सारे तालाबों को गंदा करती है, लेकिन मछली का होना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सही एक बात। संख्या होना भी बहुत जरूरी है। और दूसरा, अब वर्किंग कल्चर की बात है तो वर्किंग कल्चर तो बहुत सुधर रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि ई ऑफिस इम्प्लीमेंट हुआ है, तो उसकी वजह से जो अननेसेसरी की मूवमेंट है, जो कि फाइल पकड़ा के घर निकल जाना वाली वाली बात है, वो खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुकी है। दूसरा ये है कि अभी जो है सारा काम मोस्टली जो है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ डाइवर्ट हो चुका है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ डाइवर्ट हो चुका है। तो अगर जैसा कि लोग सोचते हैं कि प्राइवेटाइजेशन ही सॉल्यूशन है इस काम चोरी को हटाने के लिए या फिर वर्किंग कल्चर को सुधारने के लिए, तो वो थोड़े थोड़े टाइम में क्लियर हो जाएगा, वो भी ऐसा कुछ इशू नहीं है। बट ये है कि जो कल्चर है वो धीरे धीरे सुधर रहा है पहले कर के रहा है। मुकाबले, जैसे डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि हम अ, आप देख रहे हैं आजकल की रेलवे में कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है, सारी जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, और आपकी जब से बायो टॉयलेट हुए, अब कर वो रेलवे भी क्या करे, जब साइट पे सामान लगता है तो आधा सामान तो चोरी हो जाता चोरी है। हो जाता है, बात तो सही है। मैं खुद एसएससी हूँ, मैं ये कहता हूँ कि सर मैं अगर 2 दिन साइट पे नहीं गया तो कॉन्ट्रैक्टर कुछ भी लगा देगा, पहली बात तो। हाँ। और उसका इल्जाम मेरे ऊपर ही था कि आप ही अवेलेबल नहीं थे। अवेलेबल नहीं थे। मेरे पास इतनी मैन पावर नहीं है कि मैं उसके पास भेज दूं कि ठीक है तुम बेटा तुम यही काम देखो कुछ दिन तक। दूसरा ये है कि मटेरियल की चोरी बहुत होती है। अब चोरी होगी तो क्या होगा सर, रिसोर्सेज का लॉस होगा। प्रोसेस का लॉस होगा। रिसोर्सेज का लॉस होगा तो वही वाली बात आ जाती है कि सिस्टम करप्ट है या फिर वर्किंग कल्चर सही नहीं है। जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम लोगों को काफी समय लग जाता है इसको बैलेंस में लाने के लिए। तो वही बात आ जाती है कि वर्किंग कल्चर सही नहीं है, एक ऐसा नहीं सवाल है जैसे तो। यहाँ पूछा गया है कि अगर, हाँ ये मेरा भी एक पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन था जो मैं पूछना चाह रहा था, कि प्राइवेटाइजेशन जो रेलवेज में आ रहा है, जैसे अभी आपने तेजस के बारे में बोला, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में बात करी हमने, तो ये जो ट्रेन वगैरह हैं या फिर रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इससे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है आपकी रेलवे की जॉब्स पर? एसएससी हो गया, जेई हो गया, या इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जो वैकेंसी आ सकती थी, या आईआरएमएस के थ्रू जो वैकेंसी आएगी, उन सब में कितना डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है? उसके बारे में अगर आप कुछ बात करना चाहें तो, क्योंकि सर प्राइवेटाइजेशन डिफरेंस का तो इफेक्ट तो काफी दिख रहा है, लेकिन इंटरनली आपको पता है कि इससे क्या क्या इफेक्ट आ सकता है? सर प्राइवेटाइजेशन का सबसे बड़ा इफेक्ट तो मेरे हिसाब से ग्रुप सी एम्प्लॉयज पे ही आएगा, जो कि खासकर हमारे टेक्नीशियंस हैं। जो हमारे नीचे लेवल के टेक्नीशियंस हैं उनकी भर्ती पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि वो सारा काम जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को ही दिया जा रहा है। हाँ, वो कॉन्ट्रेक्चुअल ले, बेसिस पे चला जाएगा। लेकिन सुपरविजन तो एसएससी ने ही करना है या जेई ने ही करना है। तो एसएससी या जेई की वैकेंसीज पे खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि कटिंग तो हो रही है लेकिन खासा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सुपरविजन तो नेचुरल है कि चाहिएगा चाहिएगा। टेक्नीशियंस रिप्लेस हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर से रिप्लेस हो जाएंगे सारे, ऐसा कुछ नहीं है।
आपकी फाइल बाबू भी खत्म हो रहे हैं, जैसे कि ई ऑफिस में काम हो गया है, एसएससी को मल्टीटास्किंग वाला काम दे दिया गया है कि आपको फाइल भी आपको प्रोसेस करनी है, सारा काम आपको करना है। बाबू तो खत्म ही हो चुके हैं लगभग रेल से। आप देखेंगे कि पिछले काफी टाइम से यूडीसी और एलडीसी की कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही है नहीं आई जनरली है। रेल में। तो ये एक चीज और दूसरा सर, जैसे कि हमारा ये प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है, इसमें ईएससी की वैकेंसी तो काफी कम हो रही है, क्योंकि अब गवर्नमेंट का प्लान ये भी है कि नीचे से भी लोगों को, जैसे एसएससी भर्ती होते हैं तो उनकी प्रमोशन एस्पेक्ट क्या है। सपोज करो कि अगर वो निकाल देता है एलडीसी एग्जाम, तो आगे कितने बंदे लेके जाने हैं, क्योंकि वहां पे जाके मिसमैच होता है यूपीएससी कैंडिडेट्स में और इधर प्रमोटी कैंडिडेट्स में, क्योंकि दोनों अलग श्रेणी से हैं, तो हाँ कॉन्ट्राडिक्शन होता ही है वहां पर जाके। सही बात है। तो रेलवे अभी ये प्लान, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि एसएससी की वैकेंसीज पे भी फोकस रहेगा रेल का कुछ काफी टाइम से, सुपरविजन के लिए। ईएससी की वैकेंसीज कटिंग हो रही है, कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि बोर्ड से जो आप बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं, हमने नोटिस किया है कि वहां से बहुत लोगों को निकाला जा रहा है कि आप बोर्ड की सीट छोड़िए और आप अब फील्ड में जाइए। तो हम ये देख रहे हैं कि ईएससी की वैकेंसी लगातार कट होती जा रही है, कट कट होती होती जा जा रही रही है, है। और ये आगे भी 2-3 साल तक और दिखेगा आपको सर। Okay. जब तक आईआरएमएस के क्लियर नहीं होगा तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि एक्चुअली गवर्नमेंट चाह क्या रही है। जब जब आईआरएमएस क्लियर हो जाएगा, तब आपको वैकेंसी भी ऑटोमेटिकली क्लियर होने लगेगी कि इतने वैकेंसी लगभग आ गवर्नमेंट सकती देगी है। अच्छा। तो एक सवाल और आखिरी सवाल जिसपे हम लोग इस सेशन को एंड करना चाहेंगे, एक्सपेक्टेड वैकेंसी आपके हिसाब से कितने के बीच में रेंज करनी चाहिए, सर या जैसे फिर कि हम पहले अगर अपने ही आप डिपार्टमेंट, आपका जब एग्जाम हुआ करता था उस समय कितनी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हुआ करती थी, उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग देखें कि इतनी आ सकती है, मतलब हम आपसे एक जनरल रेंज पूछ रहे हैं कि इससे इसके बीच में हमें वैकेंसी आती हुई नजर आ सकती है। सर मैं जैसे कि अपने डिपार्टमेंट की बताऊं तो जैसे मेरी यहाँ सैंक्शन स्ट्रेंथ 27 की है, और अभी ऑन रोल जो एसएससी है वो 17 है, तो देर ओके। इज अ गैप ऑफ 10 वैकेंसीज। तो मेरे ही डिपार्टमेंट में 10 वैकेंसीज की कमी है। तो मैं इस हिसाब से अगर पूरा चंडीगढ़ के हिसाब से देखा जाए तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 200 से 250 वैकेंसी इजीली एक्सपेक्ट कर सकते एक्सपेक्ट हो हैं जाएगी सिर्फ एक चंडीगढ़ रीजन से। सो अगर हम पूरे चंडीगढ़ रीजन। इंडियन लेवल पे अगर इसको लेके चलें तो वी कैन अज्यूम कि वैकेंसी कहीं ना कहीं 2-2,500 तक रह सकती है, मतलब यस माना सर, जा यस सर, सकता है, इतना तो माना जा सकता है। तो इजीली वी कैन सी दैट एज पर द एक्सपर्ट पैनल हम लोग ये समझ सकते हैं कि वैकेंसी इस रेंज में रहेगी, 2-2,500 हो सकता है, प्लस माइनस कुछ ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन वैकेंसी का एक अच्छा हमें स्कोप देखने को मिल सकता है। तो काफी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके हितेन, काफी सारी चीजें आपने बहुत डिटेल में समझाई और काफी सारा टाइम हमने आपने स्टूडेंट्स को दिया, ठीक है, जिसके बच्चे आपसे जरूर आभारी होंगे। और मैं चाहता हूं कि अगर किसी का और कोई सवाल रह गया है तो वो एक बार पूछ ले, वरना हम इस सेशन को यहीं पर एंड कर सकते हैं। आई हैव गॉट टू नो दैट ग्रुप डी पर्सन कैन इजीली गेट प्रमोटेड टू एसएससी, बट अ पर्सन हु डायरेक्टली जॉइंस एन एसएससी रिटायर्स फ्रॉम एसएससी। अभी इसके ऊपर इन्होंने आरएच बहुत डिटेल में बताया कि एसएससी से ऊपर जाना, देखो एक बात समझो, ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी जो है वो एक अलग लेवल है, लेकिन ग्रुप सी से ग्रुप बी में जाना, ग्रुप बी की वैकेंसीज हायर लेवल वैकेंसीज हो गई। यहाँ पर जाने के लिए हमें एग्जामिनेशन क्रैक करना पड़ता है, ठीक है। ग्रुप सी और ग्रुप डी की जॉब जो है ये फील्ड जॉब है, प्रॉपरली फील्ड जॉब है। और ग्रुप बी और ग्रुप ए की जो जॉब्स होती हैं वो जनरली ऑफिस जॉब्स कहलाती हैं। तो फील्ड से ऑफिस जॉब में जाने के लिए जनरली एग्जामिनेशन का सहारा लिया जाता है, जिन्हें हम लोग प्रमोशनल एग्जामिनेशन कहते हैं। ये लगभग लगभग हर जगह पर होता है। इवन ओएनजीसी में, जितने ओएनजीसी में जो भी टेक्नीशियन के फॉर्म में एंटर हुआ है या सुपरवाइजर के फॉर्म में एंटर हुआ है, अगर वो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट पे आना चाहता है तो उसे इंटरनल भी प्रमोशनल एग्जाम्स देने पड़ते हैं। तो ये बात मैं पहले भी आपको क्लियर कर देता हूँ, और ये बात हितेन ने हमें डिटेल में बताई है, ठीक है। सो मैं आशा करता हूँ आपको ये सेशन बहुत डिटेल में समझ में आया होगा। एक सेशन में आपका DFFCIL में जो मेरे फ्रेंड हैं लगे हुए हैं उनके साथ भी करवाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको और सारी चीजों का रेलवे के रिगार्डिंग ब्रॉडर नॉलेज मिल सके। थैंक यू हितेन, और जाते जाते अगर आप कुछ मोटिवेशनल बात करना चाहते हैं बच्चों के साथ तो आप कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपना कुछ एक मोटिवेशनल कोट, एक मोटिवेशनल लेसन बच्चों को जरूर देके जाएं।
सर मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे मैं अपनी अपनी जर्नी बताऊं तो मैं जिस बैकग्राउंड से आया, फिर मैंने जिस तरह से मेहनत की, मैंने इसरो का इंटरव्यू दिया हुआ है, मैंने पेल का दिया हुआ है, मैंने कॉन्कोर का दिया हुआ है, मैंने एफसीआई मैनेजमेंट ट्रेनिंग दिया हुआ है, एचएलएल लाइफ केयर दिया हुआ है। ये मेरे इंटरव्यूज हैं जो मैं क्रैक नहीं कर पाया सर। और जो मेरे सिलेक्शंस हैं आरआरबी एसएससी, आरआरबी जेई, एफसीआई जेई, वाइजैक स्टील, ये मेरे सिलेक्शंस हैं। और मैं यही चाहता हूँ कि जो फेलियर है ना, मेरे रास्ते में बहुत आया। अगर आप लोगों के सामने रास्ते में फेलियर आता तो आपको बिल्कुल नहीं डरना है, आपको अपने लगा रहना है, पूरी मेहनत करनी है, देखना आपकी जॉब एक दिन आपके हाथ में होगी। डरना नहीं है, बस आपको पीछे नहीं हटना है। बहुत बहुत ही बेहतरीन बात बोल गए ये कि देखो डरना नहीं है। एक बात याद रखना, डरना नहीं है, हार नहीं माननी है, ठीक है। फेलियर ही आपका आगे रास्ता बनेगा, ठीक है। एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना अपने बच्चों को बताने के लिए। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको अपनी दुखद दास्तां बताई कि हम लोग इतने पहाड़ और इतने खाइयां और क्या बोलते हैं इतने सारे नहर वहर तैर कर स्कूल जाया करते थे, तो आपके पास एक आध कहानी तो होनी चाहिए ना बचाने के लिए कि मैं जिस समय प्रिपरेशन किया करता था, मैं दिल्ली जाया करता था, मैंने 5-5 6-6 साल रगड़े हैं इस जॉब को निकालने के लिए, और तुम क्या समझोगे इस जॉब की वैल्यू। तो एक बात याद रखो, जिंदगी में कर्म और कांड दोनों होने चाहिए। अगर दोनों नहीं है आपके पास तो जिंदगी में मजा नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपने बोला कि भाई मैं एक चुटकी भर नमक डालकर ही खाना स्वादिष्ट बना दूंगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए जो मेहनत लगती है, ठीक है, वो मेहनत हमें बचपन से करनी थी, जो हमने बचपन के 15-16 साल नहीं करी। अब 16 साल के बाद से जो अगले 10 साल हम लोग पूरी मेहनत करने में निकाल रहे हैं, ये जो अगले 10 साल हैं, ये हमारी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं। तो हार मत मानिएगा, एग्जामिनेशन देते रहिए, मेहनत करते रहिए, एटलीस्ट ट्राई करिए, और चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके एक सिक्योर वे में चलिए, ठीक है। हाँ, एक बात याद रखना, बैकअप लेके चलिएगा, उन लोगों की तरह मत जिएगा जो ये बोले कि भाई साहब मेरा तो एक ही टारगेट है, मैं तो अर्जुन हूँ और मुझे मेरी आंख सामने नजर आ रही है और मुझे उस आंख को फोड़ना है। तो ये वाली बातें नहीं रखनी है। हमें बनना किसकी तरह है, हमें उस इंसान की तरह बनना है जो ये समझता है कि उसे अर्जुन की, उसे मछली की दोनों आंखें भी दिख रही थी और उसके अलावा राजाओं की आंखें भी दिख रही थी, ठीक है भाई, कि जो उसकी तरफ देख रहा था। तो हमें सब लोगों को देखना है और अपनी जो राह है वो अपने आप बनानी है, मेहनत करनी है, और ये नहीं सोचना कि कोई जॉब छोटी है या बड़ी है, बस मेहनत करते चलना है। तो मैं आशा करता हूँ ये सेशन बहुत अच्छा रहा, एंड थैंक यू हितेन, थैंक यू फॉर सच अ मेस्मराइजिंग सेशन, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, एंड मैं आशा करता हूँ कि ऐसे और सेशन हम लोग आगे लगा पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर किसी का कोई भी रिव्यू है या कोई भी कमेंट है तो वो आप मुझे यहाँ पर दे सकते हैं। कल तक सेम वीडियो आपका यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगा, तो एक बार जाकर उसे यूट्यूब पे प्लीज देखिएगा, ठीक है, और चैनल को लाइक तो करना ही है। थैंक यू एंड बाय बाय। अगर किसी का कोई भी रिव्यू है तो आप मुझे अभी लिख कर दे सकते हैं, या अगर कोई मुझसे 1-to-1 सेशन करना चाहता है, कोई बातचीत शेयर करना चाहता है, तो वो मुझसे अभी डिटेल में मेरे साथ डिस्कशन भी कर सकता है। मैं उसके साथ एक 1-to-1 सेशन कुछ सेकंड का कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, अगर किसी को कोई मुझसे बातचीत अपनी शेयर करनी है तो।